मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में तापमान में भारी कमी आई, जिसका प्रभाव पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों पर पड़ा। 1960 वाले दशक के पूर्व तक मध्य पुरापाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की जाती थी, लेकिन उस दशक में इस चरण को पहचानकर एक पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया और नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसे विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। नेवासा के निकट चिरकी में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः शल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बैथनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। खुरचनी स्क्रेपर, इसमें एक ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता है। बेदनी पॉइंट, इसके दोनों सिरों की घिसाई करके प्रखर बनाया जाता है, जिससे आगे का भाग पतला एवं नुकीला बन सके। तक्षणी बरन, यह ब्लेड के समान ही होता है पर इसका किनारा दो तलों के मिलने से बनता है। तक्षणी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2-3 सेमी से अधिक नहीं होती तथा इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, खुरों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता है। प्रमुख स्थल। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से मध्य पुरापाषाणकालीन औजार पाए गए हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पर नेवासा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। नेवासा के निकट चिरकी में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान, थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा इन लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र थी, क्योंकि वहां मीठे जल के स्थायी स्रोत के निकट ही औजारों के लिए अच्छे पत्थर भी सुलभ थे। दक्षिणी धार में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग के अन्वेषक बी.एन. मिश्र ने इसे लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। यह उद्योग नेवासाई से मेल खाता है। इस उद्योग के साक्ष्य खोखरा, बारिघानी, मोगरा आदि में मिले हैं। इस उद्योग का काल 45,000 ईशून्य पूर्व 0 से 25,000 ईशून्य पूर्व 0 निर्धारित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रांतों से भी विभिन्न पुरास्थल खोजे गए हैं, यथा बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर, राजस्थान में बागन, बेराज, कादम्बिनी घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। एक, नए चकमक उद्योग की स्थापना। 2, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। इस फाल में तक्षणियों एवं खुरचनियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इस युग में अस्थि उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मत्स्य माला, हार्पून और सुई जैसे कुछ औजारों की पहचान भी की गई है। उच्च पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे ठोंका बिनाई से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। रोड़ी मलबे से निर्मित इस चबूतरे के केंद्र में इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा 15 सेमी ऊंचा, 6.5 सेमी चौड़ा और 6.5 सेमी मोटा रखा हुआ पाया। उत्खननकर्ताओं के अनुसार ये उच्च पुरापाषाण युग के अंतिम आखेटिक संग्रहकर्ताओं के किसी समूह द्वारा निर्मित है। 27 संभवतः भारत में उच्च पुरापाषाणिक उद्योगों का प्रादुर्भाव पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ। रिवात में 55वें पुरातात्विक स्थल में पुरातत्ववेताओं को क्वार्ट्जाइट के बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं।
इस स्थल को मध्य से उत्तर पुरापाषाणिक चरण की ओर संक्रमण का सूचक माना गया है। अफगानिस्तान में संघाया की गुफाओं में भी उत्तर पुरापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। लोहड़ी की पहाड़ियों में माइलस्टोन 10 में कुछ उत्तर पुरापाषाणिक उद्योग क्षेत्रों की पहचान की गई है। राजस्थान में पुष्कर के कतिपय उत्तर पुरापाषाणिक स्थल मिले हैं जिनमें मध्य और उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों के बीच निरंतरता के तत्व दिखाई देते हैं। बेलन और सोन घाटियों में अनेक उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों का पता चला है। इन दोनों घाटियों का अन्वेषण 1960 के दशक में प्रो 0G0R0 शर्मा द्वारा किया गया। बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडों में उत्तर पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के क्रम का पता चला है। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म पाए गए हैं। उत्तर पुरापाषाणिक उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटूर में भी पाए गए हैं। यहाँ फलकों एवं तक्षणियों का बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश में वेटमचेला में हड्डियों के बहुत से औजार मिले हैं। कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिले में बहुत से उत्तर पुरापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य गुजरात में विषाड़ी से प्राप्त शिल्प उपकरणों में उत्तर पुरापाषाणिक तथा नेवासाई मध्य पुरापाषाणिक तकनीकियों का मिश्रण देखने में आता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। वाकणकर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। संभव है कि विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में बने हुए कुष्ठ गुहा चित्र उच्च पुरापाषाण काल के ही हों। इस प्रकार के गुफा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण युग का आरंभ ही 0.04 के आसपास हुआ। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम गर्म और सूखा होने लगा। इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे पत्थरों का उपयोग करता ही रहा, पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। ये भौतिक एवं पारिस्थितिक परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। प्रमुख औजार। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इनकी लंबाई 1 से 8 सेमी शून्य तक है। कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है। इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले त्रिकोण और नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार है। कुछ स्थानों से तथा सीम के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चार्ट, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसे कीमती पत्थरों से निर्मित हैं। भारत में मानव अस्थि पंज मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। इस काल के कुछ प्रमुख औजारों का विवेचन निम्नलिखित है। 1. ब्लेड। यह एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। 2. क्रोड। यह आकार में बेलनाकार होता है जिसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते हैं और इसमें एक सपाट प्लेटफॉर्म होता है। 3. नुकीला औजार पॉइंट। यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता है। इसके दानों सिरे ढलवा तथा ढालदार होते हैं। इसके सिरे सरल रेखीय या वक्ररेखीय भी हो सकते हैं। 4. त्रिकोण ट्रायंगल। इसमें साधारणतया एक शिरा एवं एक आधार होता है और शिरे को धारदार बनाया जाता है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है या इसे तीर के अग्रभाग में भी लगाया जाता है। 5. नवचंद्राकार लूनेट। यह औजार भी एक तरह का ब्लेड होता है लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता है। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जा सकता है। ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जा सकता है। समलंब औजार ट्रपीज। यह भी एक ब्लेड के समान दिखाई पड़ता है। इसके एक से अधिक सिरे धारदार होते हैं। किसी समलंब औजार के 3 सिरे धारदार होते हैं। इसका उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में होता होगा।
प्रमुख स्थल राजस्थान। यहाँ पचपद नदी घाटी और सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार काफी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है। तिलवारा में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस चरण की विशेषता सूक्ष्म औजारों का पाया जाना है। दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। यहाँ 1968 से 1970 तक बी.एन. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई है। रेडियो कार्बन डेटिंग से अवस्था 1 या संस्कृति की सबसे प्रारंभिक अवस्था का समय 5000 ईशून्य पूर्व से 2000 ईशून्य पूर्व निश्चित किया गया है। पूरे स्थल में जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती है। तीनों चरणों से संबंधित कड़े भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ मानव कंकाल भी मिला है। झोपड़ियों और खड़ंजों द्वारा फौं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का उद्योग मुख्य रूप से फलकों पर आधारित है। पत्थर की वस्तुओं में छल्ला पत्थर भी शामिल है। गुजरात। यहाँ ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदियों के आसपास कई मध्यपाषाणयुगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें अखज, बलसाना, अहिरपुर और लंगनाज महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें से एच.डी. शांकलिया द्वारा उत्खनित लंगनाज स्थल की विशेषता यह है कि शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित यह पहला स्थल है जिससे मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता चलता है। यहाँ रेत के ठोस टीलों के 100 से अधिक स्थल मिले हैं। लंगनाज में 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। पहले चरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कब्रें और पशुओं की हड्डियां मिली हैं। सूक्ष्म औजारों में ब्लेड, त्रिकोणीय औजार, अर्धचंद्राकार औजार, खुरचनी और तक्षणी प्रमुख हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश। यहाँ इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर राय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ एक छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी भट्ठियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्ठी, झोपड़ी का फर्श और कई कनें मिली हैं। यहीं से स्तंभगर्त के भी प्रमाण मिले हैं। स्तंभगर्त का अर्थ है रहने के फर्श पर ऐसे गर्म जिनमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उन पर छत बनाई गई है। यहाँ से ढेर सारे नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थि तथा सींग निर्मित उपकरण भी मिले हैं। शवाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा अन्य प्रमुख मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ की खुदाई 1978-80 के बीच की गई। यहाँ से भी स्तंभ गर्त के साक्ष्य पाए गए। यहाँ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई है। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुगर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से अनेक ऐसे शिवाधान मिले हैं जिनमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पटुटी तहसील पुरास्थल है। 1982 0 से 87 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, तक्षणी आदि से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनमें साथ साथ 41 मानव शिवाधान तथा कुछ गर्त चूल्हों प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे पेड़, ककारी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सूअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई है। कुछ पक्षियों, मम्मतिले, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चौपानी मांडो नामक पुरातात्विक स्थल है। पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाणिक काल तक की संस्कृतियों का एक अनुक्रम देखने को मिलता है। यहाँ हाथ के बने अंगड़ किस्म के मृदभांड भी मिले हैं। यहाँ झोपड़ी के गोल फर्क भी मिले हैं। उत्तरवर्ती चरण का एक फर्श पत्थरों से बना हुआ है। इस चरण में सिरकंडे और बांस के निशान वाले पकी मिट्टी के पिंड भी मिले हैं जिनसे लगता है कि मिट्टी और बांस की दीवारें बनाई जाती थी। अन्य अवशेषों में हथौड़ा, पत्थर, छिलाई में प्रयुक्त आने वाले पत्थर, छिद्रयुक्त गोल पत्थर आदि शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए समृद्ध है। मिर्जापुर जिले में स्थित मोरहना पहाड़, बघतीखोर, लेहकया आदि से मध्यपाषाणकालीन प्रमाण मिले हैं। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ नरकंकाल भी मिलते हैं। लेबेडिया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सिर पश्चिम दिशा में है। पश्चिमी बंगाल। यहाँ के वर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणिक पुरास्थल है, जहाँ 1954 ईशून्य से 1957 ईशून्य के बीच B0 लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ ऐसे अनेक गड्ढे या भूछिद्र मिले हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए हैं। इस पुरातात्विक स्थल की पहचान संयुक्त आवासीय बस्ती एवं प्रस्तर औजारों की निर्माण स्थली के रूप में की गई है, जहां झोपड़ियां भी बनी हुई थीं। मध्य प्रदेश। यहाँ के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय समूह में 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। इन आश्रयों में जो सामग्री मिली है उसमें मुख्य रूप से गधे का टूटा हुआ अग्रभाग, गौछल्ले, पत्थर तथा पालतू पशुओं, कुत्तों, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर, सांभर, बारहसिन्हा, हिरन, खरगोश आदि की अस्थियां शामिल हैं। यहाँ का प्रस्तर उद्योग एक और धार वाले फलकों पर आधारित था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और कोरोथी द्वीप है। यहाँ गैर मृदुभान सूक्ष्म पाषाण चरण के बाद मृदुभान सूक्ष्म पाषाण चरण का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की तीसरी परत से मृदुभांड विहीन सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चला है और परत 2 एवं 1 से मृदभांडों से युक्त सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चलता है। महाराष्ट्र। सन 1950 ईशून्य में के 080V0 टॉड ने बंबई के आसपास के कुछ तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का वर्णन किया। यहाँ के लोगों के पास शायद किसी प्रकार की नावें थी और मातलियां उनके आहार की स्थायी वस्तुएं थी। कोंकण के तटवर्ती क्षेत्रों से कासुसोल, जंदिरे, बाभतगो, जलगढ़ आदि से सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के धुनिया एवं पुणे जिलों से ऐसे ही पुरावशेष मिले हैं। आंध्र प्रदेश। यहाँ नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेनीगुंटा के स्थलों से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक। यहाँ बंगलौर के निकट जलालहल्ली के आसपास स्थित पुरातात्विक स्थलों में एक विशेष प्रकार के स्फटिक उद्योग का संचालन किया जाता था। यहाँ के प्रस्तर औजार उद्योग की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। कर्नाटक के संगनकल्लू, वेलगांव आदि से भी क्वार्ट्ज से निर्मित सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु। यहाँ टेरी समूह नाम से ज्ञात तटवर्ती प्रागैतिहासिक स्थलों के विशिष्ट समूहों का पता चला है। यहाँ के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक और हल्का भूरा मृग प्रस्तर है। यहाँ की शतक परंपरा बहुत सशक्त है एवं छोटी चक्राकार गुल्लियां तथा शल्क अर्धचंद्राकार, तिरछी नोक वाले तीर और वेदनियां यहाँ के मुख्य प्रस्तर औजार थे। यहाँ का प्रस्तर उद्योग वस्तुतः तटवर्ती मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय का उद्योग था। जीवन शैली। मध्य पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्व पाषाणकालीन मानव की अपेक्षा भिन्न था। यद्यपि वे अब भी अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे, तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंसे आदि का शिकार करने लगे थे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे मृदमांडों का निर्माण करना भी सीख गए थे। सराय नहराया तथा महदहा की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में जानकारी मिलती है। ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियां, औजार, हथियार भी साथ रखते थे। संभवतः यह किसी प्रकार लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक था। पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी मिलती है। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर मध्य पाषाण युग की कला और चित्रकला की दृष्टि से समृद्ध हैं। ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक पाए जाते हैं। शैलचित्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश में मुरहना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़, लाखा जुआर और कर्नाटक में कुपागल्लू।
इन चित्रों से शिकार करने, भोजन जुटाने, मछली पकड़ने और अन्य मानवीय क्रियाकलापों की भी झलक मिलती है। भीमबेटका में काफी चित्र बने मिले हैं। इनमें बहुत से जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअर, भैंसे, बंदर और नीलगाय के चित्र बने मिले हैं। आदमगढ़ की शैलाश्रय श्रृंखला की गैंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है और उनके शरीर को कई बार पुनर्तः अथवा अंशतः आड़ी रेखाओं से भरा गया है। इन तीनों तरीकों के उदाहरण उत्तर प्रदेश में मुरहना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ की गुफाओं और शैलश्रियों में खींचे गए पशुओं के चित्र देखे जा सकते हैं। चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे, सफेद और पीले रंगों का उपयोग किया गया है। इन चित्रों और नक्काशियों से यौन संबंधों, बच्चों के जन्म, बच्चे के पालन पोषण और शव दफन से संबंधित अनुष्ठानों की भी झलक मिलती है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युग में पुरापाषाण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य पाषाण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था।